मोहम्मद की आड़ में धार्मिक उन्माद भड़काने वाली साजिश अब सरकार गिराने और तख्ता पलट करने वाले प्लान तक पहुंच गई। आई लव मोहम्मद के बाद मैं भी मोहम्मद वाला जो कैंपेन है उसको चलाकर सरकार गिराने की धमकी दी जा रही। लेकिन ऐसा कहने और करने की कोशिश करने वालों ने शायद अपने भाई बंधुओं का हश्र नहीं देखा। वो हश्र जो उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ, वो हश्र जो सीएम योगी ने ऐसी ही मंशा पालने वाले लोगों का किया। देखो मेरे नबी की बच्चा है कुर्बान। हम ऐसे केस लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सरकार हटे आएगी, नाम नहीं हटेगा। यहाँ पे हम 25 करोड़ हम चाहे तो 5 दिन 6 दिन के अंदर सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रखें। नेपाल की तरह हाँ कर देंगे हम। सुन रहे हैं, ये सरकार गिरा देंगे, सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रखें। ये भारत को नेपाल बना देंगे। धर्म की आड़ लेकर मजहबी उन्माद फैलाने को लेकर अगर कार्रवाई हुई तो ये हिंदुस्तान में तख्ता पलट कर देंगे। देखो मेरे नबी। कुछ नफरती तो यहाँ तक धमकी देने लगे कि अगर हिंदुओं को उनका मजहब पसंद नहीं तो वो देश छोड़कर चले जाएं। हमारा मजहब अलग है, जरूर हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। कुछ ऐसे ही अरमानों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर अभियान चला और अब मैं भी मोहम्मद वाला तराना छेड़ा जा रहा है। धमकाया जा रहा है कि अगर इस काम में रुकावट पैदा की गई तो सरकार गिरा देंगे। दुनिया की कोई ताकत इस अभियान को रोक नहीं सकती। जरा सुन लीजिए, मैं भी मोहम्मद अभियान को लेकर मियां भाई क्या क्या और किस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं। हर व्यक्ति अब अपने नाम के आगे बिल्कुल मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन चला रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं होर्डिंग कितने हटाए, अब नाम के आगे सब हटा के दिखा। हटाओ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। ये तो नहीं हटेगा, नहीं हट सकता ना, नहीं हटेगा इंशाल्लाह। किसी तरीके की कोई बदतमीजी करे, बदसलूकी करे और अगर करेगा तो इंशाल्लाह उसे भी देखेंगे। अच्छा, ऐसा ना हो कि आपके नाम के आगे जैसे होर्डिंग पोस्टर हट गए वैसे मोहम्मद हट जाए। बिल्कुल नहीं हटेगा। मोहम्मद तो कोई हटा ही नहीं सकता है दुनिया में, इंशाल्लाह ना कोई बना है ना। कब तक रहेगा ये? हमारी यहाँ एक जमला कहते हैं क़यामत तक। जैसे जिस दिन ब्रह्मांड जिस दिन खत्म होगा, सृष्टि खत्म होगी, उस दिन तक ये रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारी जान जा सकती है मगर ये नाम नहीं जा सकता है। अच्छा बिल्कुल, और ना इस नाम को हम हटने देंगे। नहीं हटेगा, सरकार ही हटे आएगी, नाम नहीं हटेगा। सरकार हटे आएगी, नाम नहीं हटेगा। ये है मंसूबे सरकार गिराने के, तख्ता पलट करने के। लेकिन इन्होंने शायद वो तस्वीर नहीं देखी जो यूपी से आई है। ऐसी ही सोच रखने वाले कुछ कट्टरपंथी बरेली में सड़कों पर उतरे थे। उनका क्या हश्र हुआ वो इन लोगों को जरूर देखना चाहिए। पहले उनका लठ ट्रीटमेंट देखिए, फिर उनकी कान पकड़कर माफी परेड हुई, उसके बाद उनका बुलडोजर इलाज किया गया, फिर उनकी संपत्तियों को सील किया गया। कुछ दिन पहले कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद अभियान जब नफरत फैलाने का जरिया बनने लगा तो सरकार को सख्त होना पड़ा। ये उन्माद सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं फैलाया जा रहा बल्कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का मंसूबा भी था। ऐसे में एक चेतावनी आई जिसे उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो अभी भी आबादी के आंकड़ों के दम पर सरकार को चुनौती देने का दम भर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। ये महज एक बयान नहीं बल्कि चेतावनी भी है उन ताकतों को जो धर्म और मजहब की आड़ लेकर देश में अराजकता फैलाने का ख्वाब देख रहे हैं। वक्त रहते अगर ऐसे लोग बाज नहीं आए तो उत्तर प्रदेश वाला हश्र मध्य प्रदेश में होते देर नहीं लगेगी। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक तालिबान के बड़े नेता का जोरदार स्वागत हो रहा है। लेकिन
अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी को मुक्ताकी का दौरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अंजुमन कमेटी के सचिव ने तालिबान को धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला और आतंकवादी तक कहा है। एक तरफ देवबंद में वेलकम और दूसरी ओर निंदा। तालिबान पर देश के दो बड़े मुस्लिम संस्था आमने सामने हैं। हिंदुस्तान बाहें फैलाकर तालिबान के नेता मुत्ताकी का वेलकम कर रहा है। दिल्ली से लेकर सहारनपुर के देवबंद तक मुत्ताकी का जोरदार स्वागत हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गर्मजोशी से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से हाथ मिला रहे हैं। देवबंद में मौलाना अरशद मदनी मुत्ताकी को पगड़ी पहनाकर सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ी संस्था अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती को मुत्ताकी फूटी आंख नहीं सुहा रहे। मतलब देश के दो सबसे बड़े इस्लाम के केंद्र तालिबान के नाम पर तलवार खींच मैदान में आ चुके हैं। मौलाना मदनी मुत्ताकी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो सैयद सरवर चिश्ती तालिबान को आतंकवादी, महिला विरोधी और मानवता विरोधी संगठन बता रहे हैं। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। गुड तालिबान बैड तालिबान पर देवबंद का दारुल उलूम और अजमेर की अंजुमन कमेटी आमने सामने है। 4 पॉइंट में समझिए तालिबान पर क्यों भिड़े हैं देश के दो सबसे बड़े मुस्लिम संगठन। नंबर 1, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है आतंकवादी संगठन है। दारुल उलूम का कहना है कि दोनों देश के रिश्ते मजबूत होंगे। नंबर 2, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि ये आतंकवादी संगठन है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। दारुल उलूम का कहना है कि हिंदुस्तान से सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध है। नंबर 3, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को सब दिया, जब उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। दारुल उलूम का कहना है कि पाकिस्तान से तालिबान के रिश्ते जैसे भी हों, हिंदुस्तान का उससे क्या लेना देना। नंबर 4, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि तालिबान महिलाओं के खिलाफ क्रूरता करता है। दारुल उलूम का कहना है कि तालिबान अपने देश में जो करता है उससे हिंदुस्तान का कोई सीधा संबंध नहीं। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं है तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? अजमेर शरीफ के अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर देश की कूटनीति, उसकी जरूरत और अफगानिस्तान में उसकी भूमिका पर रत्ती भर भी सोचते तो बदली तारीख में पुराने तालिबान को नफरती चश्मे से नहीं देखते। मुत्ताकी का हिंदुस्तान आना और हिंदुस्तान का मुत्ताकी को तवज्जो देना इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए सरदर्द है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन जैसे कट्टर दुश्मन से निपटने के लिए हिंदुस्तान को अफगानिस्तान जैसे दोस्त की जरूरत है। अफगानिस्तान के साथ भारत के सदियों पुराने कारोबारी संबंध रहे हैं, जिसे विस्तार देना आज की जरूरत है। रूस, चीन और अमेरिका सभी बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान से बात कर रही हैं। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है? खुद ओवैसी इस तालिबान की अहमियत को समझते हैं, लेकिन अजमेर शरीफ के चिश्ती शायद समझना नहीं चाह रहे हैं। आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे, मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर रहना बहुत जरूरी है। विदेश नीति का कोई शुद्ध सिद्धांत नहीं होता, ये देश हित की जरूरतों से संचालित होती है। सदियों पुराने रिश्तों को मुत्ताकी की भारत यात्रा नई दिशा में ले जा सकती है, लेकिन वक्त के मुताबिक अजमेर दरगाह के चिश्ती को भी अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे, तभी उन्होंने प्रोजेक्ट दाल मंडी तेज करने के लिए अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया। उनके एक्शन का ऐसा असर हुआ कि आज रविवार के दिन अफसरों की टीम अपनी छुट्टी छोड़कर दाल मंडी पहुंच गई और अवैध कब्जेदारों को नोटिस थमा दिया।
अब बुलडोजर का स्टीयरिंग किसी भी दिन दाल मंडी की तरफ मुड़ सकता है। बुलडोजर का रिवर्स काउंटडाउन चल रहा है। मुस्लिम मोहल्ले में बड़ी हलचल मची हुई है। काशी विश्वनाथ धाम का नया रास्ता अब बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। बुलडोजर के आने की आहट दे रहे हैं ये कागज के पन्ने जो कई दुकानों पर चस्पा किए गए हैं, और इस पर जो तारीख लिखी है उसने मुस्लिम मोहल्ले को नई टेंशन दे दी है। दिवाली से पहले दाल मंडी में बुलडोजर। 20 अक्टूबर को दिवाली है और उससे पहले वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर गरजने लगेगा। रविवार का दिन होने के बावजूद वाराणसी की बुलडोजर टीम दाल मंडी का मौका मुआयना करने पहुंची। 2 दिन पहले ही बुलडोजर टीम ने 184 से ज्यादा घर, दुकान के बाहर नोटिस चिपकाए थे। इस नोटिस में प्रभावित लोगों को 16 अक्टूबर तक अपनी संपत्तियों के दस्तावेज पीडब्ल्यूडी के अस्थायी कैंप में जमा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मतलब ये है कि 17 तारीख से दाल मंडी में बुलडोजर आ जाएगा। बुलडोजर वैसे तो सभी 184 घरों और दुकानों पर चलेगा, लेकिन 16 अक्टूबर तक दस्तावेज देने वालों को मुआवजा मिल जाएगा और बाकी को नहीं। दाल मंडी काशी का व्यापारिक इलाका है। यहाँ सैकड़ों छोटी बड़ी दुकानें हैं। नोटिस में जो डेडलाइन लिखी है उससे पूरे इलाके में तनाव है। चौक आते हैं तो चौक पे सकरा हो जाता है, तो सबसे पहले आप शुरू का चौड़ीकरण करते हुए आएंगे कि सीधे चले आएंगे दाल मंडी में? प्लेन से आएंगे क्या कि रोपवे बनाया है आपने दाल मंडी में? कोई जंक्शन बनाया है क्या रोपवे का कि उतार देंगे? योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है दाल मंडी सड़क का चौड़ीकरण। यहाँ की सड़क को चौड़ा कर 17.5 मीटर किया जाना है। इसके लिए 185 करोड़ रुपए का बजट तय है। दाल मंडी में सड़क चौड़ी होने से काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए चौथा रास्ता मिल जाएगा। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने काशी के अफसरों को प्रोजेक्ट दाल मंडी तेज करने को कहा था। जो 10,000 दुकान है उनको तोड़ दिया जाए, 6 मस्जिदें हैं उनको हटा दिया जाए। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये संविधान का समानता का अधिकार का हनन है कि नहीं है? ये बताइए, ये आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इतने सारे लोग हैं, इनके बारे में क्या सरकार ने पुनर्वास की कोई बात की क्या? दाल मंडी का रास्ता चौड़ा करने में 6 मस्जिदें भी बाधा बनी हुई हैं। जिन 6 मस्जिदों पर बुलडोजर खतरा मंडरा रहा है उनमें मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बेग, मस्जिद संगे मरमर, मस्जिद अली राजा खान, मस्जिद निसारन, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद लंगड़े हाफिज शामिल है। अगर दाल मंडी से अतिक्रमण हटाया जाता है तो काशी विश्वनाथ धाम जाने वाली दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। दाल मंडी में जिन घरों और दुकानों को नोटिस मिला है उसके मालिक अब अपने अपने लॉकर में दस्तावेज खंगाल रहे होंगे, ताकि बुलडोजर चलने पर मुआवजा मिल सके। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने का देश में अभियान चल रहा है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है। आज आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या खत्म करने को लेकर एक बड़ी नसीहत दी। ऐसा समाधान सुझाया है कि भारत का भला भी हो जाए और मुस्लिम देशों में खलबली भी मच जाए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड का डंका पीटते हैं वो रोहिंग्या को 2-2, 3-3 लाख में बांटकर अपने देश में जगह क्यों नहीं दे देते। मुंबई में 15 रोहिंग्या गिरफ्तार, दिल्ली में 10 रोहिंग्या गिरफ्तार, मुर्शिदाबाद से पकड़े गए 3 रोहिंग्या, हापुड़ में 1 रोहिंग्या अरेस्ट। देश में पूरब के राज्य असम, पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक रोहिंग्या और घुसपैठिए हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सिरदर्द बन चुके हैं। रोहिंग्या के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया जाता है। देश के नागरिकों के संसाधन को देश के घुसपैठिए इस्तेमाल करें, ये देश में किसी को भला कैसे कबूल हो सकता है। लेकिन कुछ चंद लोग भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों के स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़े होना चाहते हैं। सवाल है कि इस रोहिंग्या घुसपैठ वाली बीमारी का इलाज क्या है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने रोहिंग्या घुसपैठ को सदा के लिए खत्म करने का एक अनोखा सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए। मुस्लिम देश रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने अपने हिसाब से बांटकर अपना लें। दुनिया के अंदर 55-56 मुस्लिम देश हैं, सब में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख बांट दीजिए। हम भी 5-7 लाख रखते हैं, पता लग जाएगा इस्लामिक ब्रदरहुडनेस कैसी है और सेकुलर ब्रदरहुडनेस कैसी है। इंद्रेश कुमार के कहने का मतलब है कि जिन रोहिंग्या का दुख देखकर मुस्लिम देशों के पेट में मरोड़ उठता है, वो अपने देश में घुसपैठियों को शरण देने से पीछे क्यों हट जाते हैं? रोहिंग्या मुस्लिमों को मुस्लिम देश अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? ध्यान रखिए कि इस बीच इंद्रेश कुमार ने भारत में भी रोहिंग्या को शरण देने की बात कही है। भारत अपने फर्ज से मुकर नहीं रहा, लिहाजा अब सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया के 57 देश जो मुस्लिम ब्रदरहुड का डंका पीटते हैं, वो अपने देश में रोहिंग्या को शरण देंगे? क्या बांग्लादेश जैसी इस्लामिक कंट्री जहां रोहिंग्या रिफ्यूजी बड़ी समस्या बन चुके हैं, इन्हें अपना नागरिक बनाएंगे? क्या पाकिस्तान जो इस्लामिक देशों का झंडा बरदार बनना चाहता है, रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने मुल्क में जगह देगा? इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन इंद्रेश कुमार के रोहिंग्या घुसपैठ वाले सॉल्यूशन पर देश में बहस जरूर छिड़ गई है। इस बात को उठाना, ये कहना कि जो लोग बांग्लादेशी हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं, किसी मुस्लिम देश में चले जाएं, क्यों चले जाएं? आप इतने सालों तक क्यों सो रहे थे? इंद्रेश कुमार ने रोहिंग्या विस्थापितों को लेकर हल्ला हंगामा मचाने वालों पर तीखा हमला बोला। सवाल पूछा कि इस्लामिक ब्रदरहुड और सेक्युलर ब्रदरहुड वास्तव में कितना मजबूत है? क्या मुस्लिम देश अपने ही समुदाय के शरणार्थियों को अपनाने को तैयार हैं? इंद्रेश कुमार के इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। जहां कई लोग इसे प्रैक्टिकल समाधान बता रहे हैं, तो कुछ इसे विवादास्पद करार दे रहे हैं। आरएसएस कोई पहली बार तो ऐसी बात नहीं कह रही है, उसका तो पुराना फार्मूला है और उस फार्मूले पर हुकूमत अमल भी कर रही है। इसीलिए जो है सीएए वाला जो मसला खड़ा हुआ था, यहाँ इसी बुनियाद पर खड़ा किया। हम लोग हिंदुस्तान का है, दादा परदादा का यहाँ प्रूफ दिखाएंगे जी। फिर इस तरह क्यों बोलती है? बोलने दीजिए, बोलने से क्या हुआ? बोलने वाला का थोड़ी कोई पकड़ा जाएगा, बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के ही मिट्टी में जाएंगे जी। बोल रहे हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं। रोहिंग्या घुसपैठ देश के लिए दशक भर से ज्यादा से समस्या बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक रोड़ा। पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार की रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हमदर्दी और एक विशेष वर्ग में सिर्फ दिखावे का रोहिंग्या के प्रति उमड़ता प्रेम वजह है कि देश परेशान है, लेकिन इनका परमानेंट हल अब तक नहीं निकल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कब्जा गैंग के मंसूबे बेहद खतरनाक है। जी हां, बेहद खतरनाक। रोटी और रोजगार के बहाने मियां भाई कैंटोनमेंट एरिया में भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। काशी में भाईजान के इस मंसूबे का खुलासा तब हुआ जब अवैध कब्जे वाले इलाके में 6 धमाके हुए। फिर क्या था? इंसाफ वाले बुलडोजर ने अतिक्रमण के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर के पहले बार में ही अवैध कब्जे की नींव हिल गई और दीवार में बड़ा छेद हो गया। बुलडोजर का दूसरा अटैक इतना जोरदार था कि सामने की पूरी दीवार ढह गई, साथ ही इमारत का पिलर भी जमींदोज हो गया। बुलडोजर के तीसरे और चौथे हमले ने अवैध कब्जे वाली इमारत को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया। जो कसर रह गई थी उसे बुलडोजर के 5वें वार ने पूरा कर दिया। ये बुलडोजर एक्शन क्यों लिया जा रहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये बुलडोजर एक्शन हुआ कहाँ। महादेव की नगरी काशी में कब्जा गैंग ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। आलम यह है कि अतिक्रमणकारियों ने कैंटोनमेंट एरिया को भी नहीं छोड़ा। उधर का लाइन काटे हो। कैंट एरिया को संवेदनशील इलाकों में एक माना जाता है। इस इलाके में सुरक्षा के खास इंतजाम रहते हैं, लेकिन कब्जा गैंग ने न सिर्फ कैंट एरिया की सुरक्षा में सेंध लगाई, बल्कि यहाँ मनमानी वाली दुकानदारी भी शुरू कर दी।
कैंटोनमेंट एरिया में कैंट थाने के बिल्कुल बगल की जगह है और अति संवेदनशील इलाके में इसको गिना जाता है। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया है। टीन शेड टूट चुका है, मकानें टूट चुकी हैं, दीवारें पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दी गई हैं और एक दिन का और वक्त प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि दिया गया है। इसमें इन सबको अपने सामान यहाँ से समेटने पड़ेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अब छावनी परिषद की तरफ से यहाँ एक पार्क विकसित किया जाएगा। अब आप इस बुलडोजर एक्शन के पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल आज से करीब 6 दिन पहले इसी जगह पर एक के बाद एक 6 धमाके हुए थे। यहाँ बनी दुकानों में आग लग गई थी। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन इन दुकानों में रखे सिलेंडर के 6 धमाकों ने पूरे कैंट एरिया को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद इस अवैध कब्जे को हटाने की कवायद शुरू की। कैंट परिषद ने फैसला लिया है कि कब्जा गैंग को यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पार्क का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ मौजूद भाईजान को ये फैसला रास नहीं आ रहा है। यहाँ पार्क बनेगा। हाँ, तो इससे कोई दिक्कत है? पार्क अगर बने जो दिक्कत है, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? दिक्कत नहीं होगी? हम लोग दुकान खाने कमाने वाले लोग हम लोग इस समय कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग को एक दुकान के लिए नहीं बोला गया कि आप लोग की दुकान हटेगी। अभी तो उनको तोड़ा गया है, ना हम लोग को कोई नोटिस दिया गया, ना कोई बात किया गया कि आपकी दुकान हटेगी। वाराणसी ही नहीं, बुलडोजर एक्शन की धमक अमरोहा और बिजनौर में भी देखने को मिली। अमरोहा में एसडीएम सदर ने भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर को ग्राउंड पर उतार दिया है। यहाँ रिहायशी कॉलोनियों में बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर और तो और अवैध बाउंड्री को भी बुलडोजर उसकी हद बता रहा है। और आई लव मोहम्मद की आड़ में कट्टरपंथियों ने शहर शहर उन्मादी भीड़ जुटाई। मासूम बच्चों के हाथ में तख्तियां पकड़ाकर सिर तन से जुदा वाला पाठ पढ़ाया। इस जहरीली तालीम का असर अब स्कूलों में दिखाई दे रहा है, जहां नफरती गैंग की नई पौध मोहम्मद के नाम पर हिंदू छात्रों को टॉर्चर कर रही है। खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कट्टरपंथियों ने आई लव मोहम्मद के नारे को धर्म की चाशनी में लपेटकर शहर शहर उन्माद फैलाया। बरेली हो या काशीपुर, खाकी को डराया गया, सरकार को धमकाया गया, देश को आग लगाने का प्लान भी बनाया गया। हद तो तब हो गई जब कट्टरपंथियों ने अपनी इस उन्मादी साजिश में मासूम बच्चों को भी शामिल कर दिया। नफरती गैंग ने इन बच्चों के हाथ में धार्मिक तख्ती पकड़ाकर जहन में सांप्रदायिक जहर घोल दिया, जिसका शिकार हो रहे हैं ये मासूम बच्चे। ये स्कूल के बाहर छोटे बाल को भी बुलवाते हैं, आई लव मोहम्मद, अपना दबाव बनाते हैं। ये हिंदू बच्चा और उसका पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि कट्टरपंथियों की नई पौध उनकी जान की दुश्मन बन बैठी है। आरोप है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे को आई लव मोहम्मद बोलने पर मजबूर किया गया, डराया गया, धमकाया गया। जब हिंदू बच्चा नहीं माना तो उसे जमकर पीटा गया। मैं स्कूल से पेपर देकर निकल रहा था, घर आ रहा था, तो उन्होंने मैं छोटी मस्जिद के पास पकड़ा और बोलने लगे कि मुझे आई लव मोहम्मद बोल, रियान ने। तो उनके साथ 4-5 लड़के के भी थे, मुँह लपेट रखा था उन्होंने। तो मैंने नहीं बोला तो भी मेरे पे मार पिटाई करने लगे। फिर मैं आस पड़ोसी घर वालों ने बचाया था उनके। कट्टरपंथियों ने न जाने कितने ही उन्मादी तैयार कर दिए हैं, जो किताब छोड़कर नफरती हथियार उठा चुके हैं। सीएम योगी ने पहले ही इस साजिश पर चिंता जाहिर की थी। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम। काशीपुर, बरेली और अब बागपत की ये घटनाएं बता रही हैं कि कट्टरपंथी लगातार कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, आम नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन इस नफरती गैंग की डेंटिंग पेंटिंग करती है तो तुष्टीकरण के सौदागर करा उठते हैं। ये वही इकरा हसन है जो बरेली के दंगाइयों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कैराना से 307 किलोमीटर का सफर तय करने पर अड़ी थी। लेकिन जब बागपत में शांति दूतों ने हिंदू छात्र की जान लेनी चाहिए तो इकरा हसन से 57 किलोमीटर का सफर भी तय नहीं हो पा रहा। नफरत से भरे बच्चों की करतूत पर इकरा हसन जैसी नेताओं की जुबान भले सिल गई हो, लेकिन सीएम योगी की वार्निंग लाउड एंड क्लियर है। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे,
लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब इंतजार है तो सिर्फ एक्शन का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं बागपत के उस मौलाना की जिसे इंसाफ की दरकार है और उम्मीद सिर्फ सीएम योगी से है। जी हां, अब योगी ही इस मौलाना को इंसाफ दिलाएंगे क्योंकि उनके लिए सब बराबर। बागपत में इस मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे में अब मौलाना को अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले सीएम योगी से ही उम्मीद है कि वो कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। साल की इसराना का कत्ल, 5 साल की सोफिया की हत्या, 2 साल की सुमैया का भी कत्ल। बागपत के गांगनौली गांव के एक मदरसे में हुए इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी। तीनों शव मदरसे में ही बने घर के ऊपरी कमरे में बरामद हुए। जिनकी हत्या हुई वो मदरसे के मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी और बेटियां थीं। हत्या की यह वारदात उत्तर प्रदेश की उस कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती थी जहां अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचता है। घटना के वक्त मुफ्ती इब्राहिम खुद घर पर मौजूद नहीं थे, वो देवबंद गए हुए थे। घर लौटने पर उन्होंने जब दरवाजा खोला तो भीतर का दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ गए। देखते ही देखते पूरा इलाका जमा हो गया और कोहराम मच गया। मामला धर्म विशेष से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस पर मामले के खुलासे का भारी दबाव था। ऐसे में तेजी से एक्शन शुरू हुआ और 6 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले के खुलासे का दावा कर दिया। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इस तिहरे हत्याकांड को मदरसे में ही पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपियों की पढ़ाई के दौरान मुफ्ती इब्राहिम पिटाई किया करते थे। पिटाई का बदला लेने के लिए ही दोनों छात्रों ने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देशहित। बिहार चुनाव में बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग करने जा रही है, यानी चुनाव में बीजेपी के करीब करीब सभी स्टार प्रचारक कैंपेन के लिए उतरेंगे। लेकिन इन सभी स्टार कैंपेनर में प्रधानमंत्री मोदी के बाद जिस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व की छवि, सख्त प्रशासक, कुशल वक्ता और भीड़ जुटाने की योगी की क्षमता, जाहिर है योगी की 20 रैलियों की संभावना से विरोधियों में खलबली मच गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। बटेंगे तो एक रहेंगे तो योगी हिंदुत्व की पहचान है। योगी लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल है। मिट्टी में मिला देंगे। योगी रैलियों में भीड़ जुटाने की गारंटी है। योगी फायर ब्रांड है, इसीलिए बिहार में योगी की डिमांड है। योगी जी खुद एक समझिए कि रोल मॉडल सभी के लिए है। एक तो वो अपने आप में भी रोल मॉडल हैं और दूसरी बात है कि जो उनका कार्य प्रणाली है वो भी एक रोल मॉडल की तरह ही है। हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में वो जाते हैं, बिहार भी आवे, बिहार में खास के सीमावर्ती एरिया में आवे। योगी जी जो मुख्यमंत्री बन के जो काम किए और इतना अच्छा काम किए हैं, शायद कोई मुख्यमंत्री इतना काम कर पाए। योगी वोट ब्रांड के एम्बेसडर और कामयाब नेता हैं। देश के किसी कोने में चुनाव हो, एनडीए उम्मीदवार अपने क्षेत्र में एक बार योगी की रैली जरूर कराना चाहते हैं।
बिहार चुनाव के वक्त योगी का डिमांड मीटर एक बार फिर से ऊपर है। यही वजह है कि बिहार के 2 चरणों के चुनाव में योगी करीब 24 जनसभाएं कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी बिहार के 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। योगी जी तो जिस तरह के नेता हैं वो बहुत अच्छे विचारधारा लेके चले हैं और आने वाली जो बिहार में अभी चुनाव है तो अभी जो योगी जी आ रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग को सीमांचल में खास करके योगी जी का जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बहुत उम्मीद है। जो यहाँ जो भी कचरा बचा हुआ है वो योगी जी का मार्गदर्शन में साफ होने में आसानी होगी। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी की हिंदुत्व वाली छवि और निखरी है। राम मंदिर से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट करते हैं। यही कारण है कि योगी की डिमांड बढ़ी है। हार्ड हिंदुत्व की इमेज वाले योगी चुनाव में नैरेटिव सेट करने के एक्सपर्ट के तौर पर उभरे हैं। ऐसा कहने का आधार है योगी का चुनावी प्रचार का ट्रैक रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में योगी के प्रचार का सक्सेस रेट देखिए। 18 सीटों पर योगी ने प्रचार किया। 18 में से 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 94.4% रहा। महायुति के 23 प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार किया। 23 में से 20 प्रत्याशियों को जीत मिली। महायुति की जीत का स्ट्राइक रेट 87% रहा। इसी तरह हरियाणा में जहां योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, रिजल्ट देखिए। हरियाणा में योगी के प्रचार का सक्सेस रेट देखिए। 14 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ प्रचार किया। 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी जीत गई। योगी के प्रचार का सक्सेस रेट करीब 64% रहा। मोदी और योगी तो पूरे देश में चल रहा है। हमारे बिहार में आने के बाद उनका जो हमारे युवाओं में जो उनका जो रोल मॉडल है वो उस चीज के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग योगी जी को सिर्फ अभी तक टीवी पर ही देखे थे। अगर वो सीमांचल आते हैं तो यहाँ पे उनके आने से सीट भी बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की और एक अजब उत्साह रहेगा यहाँ के युवा वोटरों में। कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आकलन क्या करे, आकलन तो नहीं करेंगे। युवा वर्ग में एकदम टूट पड़ेगा योगी पर। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे वाला मैसेज टर्निंग स्लोगन साबित हुआ। अब बिहार में चुनाव से पहले फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। योगी ने यूपी से ही संदेश देना शुरू कर दिया है। योगी का तेवर, शब्दों में आक्रामकता, बेलाग, बेलौस और बेखौफ बोलने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से एकदम जुदा करता है। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2020 के बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने 17 जिलों में प्रचार किया था और लगभग 20 रैलियां की थी, जिसमें से 12 सीटें बीजेपी जीत गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि योगी का स्ट्राइक रेट तब 67% था। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पीएम मोदी के बाद योगी बीजेपी के सबसे बड़े वक्ता के तौर पर उभरे हैं। हिंदू वोट बैंक में योगी की जबरदस्त अपील होती है। बिहार तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य भी है। बोली, वाणी, रहन सहन के चलते योगी बिहार से जबरदस्त रूप से कनेक्ट करते हैं। और यूपी में इस वक्त जिस तरह का सुशासन स्थापित है, बिहार में सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश कुमार को योगी का सहारा मिल जाए तो सोने पर सुहागे की गारंटी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।